हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, आज 1 मई हो गया और बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है प्री के, वो 8 मई को हैं। और मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ स्टार्ट किया था। सीरीज़ क्या था कि जो करंट अफेयर थे, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर थे, मैं उसको डिस्कस करा रही थी। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ जो नहीं देखा है उसको डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, वो उस वीडियो को देख लें, तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अगले में मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले मैं आपसे ही कहूँगी कि हमने जो भी कल इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, हमने जो भी डिस्कस किया था उसे हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको जो भी अब एक बार मैंने कल पढ़ाया था, फिर अगर आप जाके PDF भी डाउनलोड किए होंगे तब भी पढ़े होंगे, फिर आज सुबह आप क्लास लेने से पहले भी अगर उस चीज़ को एक नज़र भी देख लिए होंगे, फिर अभी मैं रिवाइज़ करा दूँगी, तो 4 बार रिवीजन हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर 4 बार हम पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में वो बैठ जाता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत होगी कि जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि वहाँ से जो क्वेश्चन आए, आई होप आप लोग उसको क्लियर कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम तो है नहीं वेस्ट करने के लिए। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उससे पहले हम देख लेंगे कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने मेनली बहुत ज़्यादा नहीं, बस 4-5 पॉइंट डिस्कस किए थे, बट बिल्कुल उसको एक्सप्लेन हमने अच्छे से किया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम नेशनल इवेंट्स पे थे, और नेशनल इवेंट्स पे जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी योजनाएं आई हैं, जो हुआ है, हम सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो हम उसमें पहला हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले बने हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट था कि आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले बने हैं। फिर हमने इसके साथ साथ ये भी देखा था कि 13 नए ज़िले बने हैं, तो पहले कितने थे, तो पहले भी 13 थे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या देखी थी तो वहाँ पे 25 थे। फिर जो 13 नए ज़िले बने हैं, हमने उनका नाम देखा था। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि प्रत्येक जिला जो है ना, वो एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। लेकिन जो अगर प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है, लेकिन इसमें भी हमने एक अपवाद देखा था, एक्सेप्शन देखा था। वहाँ पे ये था कि एक जो निर्वाचन क्षेत्र ना, अराकू, वो 2 जिलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे विशाल आदिवासी की आबादी, मतलब वहाँ पे विशाल आदिवासी जनता निवास करती है, तो वो 2 जिलों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ठीक है, अगर ये 13 नए ज़िले और बने हैं तो हमने वहाँ पे उनकी जनसंख्या देखी थी। तो जनसंख्या के लिए हमने 2011 का डाटा लिया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पे लोगों की औसत संख्या हमने देखी थी, तो 38.15 लाख समथिंग थी। और अगर अभी की बात कर दें, तो मतलब जिलों के गठन के पश्चात की बात करें, तो 19.07 लाख प्रति जिला हो गई थी। ये हमने देखा था। ये मेनली हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको याद हो गया होगा, आप इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ना आप पूरी PDF बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, जो आप पॉइंट्स बनाए हैं ना, वही आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा तो जो नागालैंड आपकी विधानसभा है, पहली कागज रहित विधानसभा बन चुकी है। वो देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। इसको किसके माध्यम से लागू किया गया है? डिजिटलीकरण माध्यम से। मतलब जो भारत सरकार का एक नया पहल है कि डिजिटलीकरण कराना, उसके माध्यम से इसको लागू किया गया है। और किसकी परियोजना है ये? नेवा की परियोजना है ये। नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य, मतलब इसके उद्देश्य की बात करें तो मैंने बोला कि डिजिटलीकरण कराना इसका एकमात्र उद्देश्य है। बाकी इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ कि जो नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा है ना, उनकी प्रत्येक टेबल पे एक टैबलेट या ई-बुक को संबद्ध कर दिया गया है। इसके द्वारा क्या होगा, जो सदन के लोग हैं ना, कार्यवाही में भाग लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल हमने देखा था। फिर हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। थर्ड पॉइंट हम देखा था कि 5 राज्यों में जो अभी 2022 के इलेक्शंस हुए, 5 स्टेट में हुए हैं। तो 5 स्टेट कौन कौन से थे? पंजाब था, गोवा था, उत्तराखंड था, मणिपुर था, उत्तर प्रदेश था। 5 थे आपके। और फिर हमने देखा था, हमने हर राज्य में कौन सी सीट जीती है, कितने प्रतिशत वोट के साथ जीती है, कौन सी, मतलब कौन मुख्यमंत्री बना है, उनका कार्यकाल की समाप्ति कब, मतलब कार्यकाल जो उनका था वो कब समाप्त हुआ है, कौन सा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, हमने सब डिस्कस किया था। तो ये चीज़ आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से रिवाइज करने जाऊँगी ना, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम कुछ नया आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रही, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जैसे 8 को है, तो उससे पहले पहले मुझे ये ख़त्म करना, मुझे तो ख़त्म करने
करना ही है, आपको भी ये चीज़ें पढ़ के ख़त्म करनी है, ठीक है। और अगर आप सोचे एक बार पूरी वीडियो देख लूँगा फिर रिवाइज़ करूँगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कुछ लोग कर लें, लेकिन सबके लिए तो नहीं है ना। हम 1% लोगों के हिसाब से 99% जो और लोग हैं उनको तो जज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था, वो तो सघन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था जो टीकाकरण हो रहा है ना उसको तेजी लाना, उसको अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। कौन किया था? नरेंद्र मोदी किए थे। इससे पहले मिशन इंद्रधनुष था, 2014 में वो शुरुआत की गई थी। उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष आया, इसको 2017 में शुरुआत की गई थी। फिर हमने IMI 2 को भी देखा, IMI 3 को भी देखा और IMI 4 को भी देखा। इसका हमने देखा, इसका उद्देश्य भी देख लिया। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया था ना, वो था कि गोवर्धन संयंत्र इंदौर, इसका भी 19 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका भी हमने उद्देश्य देखा कि मतलब इसको पहले तो हमने ये देखा था किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने का जो था वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। इसको कचरा मुक्त जो शहर बनाने के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत इसको मतलब लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। क्या करने में? जैविक कचरे से बायो CNG का उत्पाद करने में। जो अभी उद्घाटन हुआ है इंदौर में, वो क्या करता है? जो जैविक कचरे होते हैं ना उससे बायो CNG का उत्पादन करता है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। ये किस पे आधारित है? हमने देखा था PPP मॉडल पे आधारित है। PPP का अगर हम हिंदी में देखें तो सार्वजनिक निजी भागीदारी पे आधारित है। इसका जो भी हमने देखा था इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया था। कितने टन ये जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है? तो 550 टन गीले जैविक कचरे को यह प्रतिदिन उपचारित करती है। यानी कि 550 टन जैविक कचरे को प्रतिदिन बायो CNG में ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये हमने देखा था। इससे कितने CNG हमें मतलब कितना CNG मिलता है? प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। तो ये सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। फिर हमने गोवर्धन योजना भी पढ़ा था। गोवर्धन संयंत्र पढ़े तो फिर हमने गोवर्धन योजना भी पढ़ा था। उसका उद्देश्य क्या था कि जो गोबर और खेतों की जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है ना उनको कंपोस्ट करके बायोगैस में परिवर्तित कर देना, बस यही उसका योजना था। फिर हमने इसका बजट देखा था, किस बजट में इसकी घोषणा की गई थी? 2018-19 में की गई थी। देखिए, गोवर्धन संयंत्र और गोवर्धन योजना दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ दोनों अलग अलग हैं, दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बस गोवर्धन संयंत्र क्या है? गोवर्धन संयंत्र ये है कि जो जैविक कचरे हैं ना उन्हें बायो CNG में उत्पादन करता है। ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। ये चीज़ है। और गोवर्धन योजना क्या है? जो खेतों में गोबर होते हैं, खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें कंपोस्ट का बायोगैस में परिवर्तित कर देना। ये एक छोटी चीज़ है, गोवर्धन संयंत्र बड़ी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, हमने कल का जो भी हमने डिस्कस किया था हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। आज मैं फिर से बता रही हूँ, जो लोग इस वीडियो पे जम किए हैं प्लीज़ कल वाली वीडियो देखें, तो ही आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी, आगे की सीरीज़ समझ में आएगी। एक चेन बना रहेगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने नए पॉइंट पे, नए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जंप करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन फ्यूचर आपको ऐसी ही चीज़ें हम प्रोवाइड कराते रहेंगे आपके हिसाब से। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं आगे और किस सब्जेक्ट पे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ज़रूरत क्या है। जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होगी मैं उस पर वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दूँगी जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। चलिए, हम अपना अभी तो जो हम कर रहे हैं उस पर चलते हैं पहले। तो हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। स्माइल योजना कोई भी स्कीम तभी लागू होता है जब सरकार को लगती है कि समाज को इसकी ज़रूरत है। तो उसे एक योजना के माध्यम से लागू करके वो अपनी जो भी स्कीम्स है उसको प्रोवाइड कराते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो जो स्माइल योजना है वो किसके लिए है, पहले ये जानने से पहले हम ये देख लेंगे कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को दिल्ली में लॉन्च की गई है। गॉट इट? यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया।
अब इसका पूर्ण क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता है, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल का ये फुल फॉर्म है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके मुख्य उद्देश्य, मैंने पहले बताया किसी भी योजना के उद्देश्य होते हैं, तो इसके भी मुख्य 2 उद्देश्य है। यहाँ पे हमने बात की थी 2 उद्देश्य, कौन सा? 2 समूह। पहला तो आपका ट्रांसजेंडर समूह, और दूसरा जो लोग भीख मांगते हैं, बच्चे बड़े जो अपनी आजीविका नहीं चला पाते और जो लोग दूसरे से मांग के उस पर वो करते हैं, वो इन 2 लोगों के लिए, इन 2 समूहों के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के लिए वर्ष 2021 से 22, 25 से 26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको समझ में आ गया? प्री के लिए तो सही है। प्री में ये आ सकता है कि स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, ये स्माइल योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये 2 पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको दे सकता है, तो ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले 2 लोग, ये हो सकता है। बजट भी दे सकता है। बजट मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, लेकिन हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कहीं से भी आ जाता है। तो हम हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाकी प्री का तो मैंने बता दिया। मेंस में भी ये आपके काम आने वाला है। मेंस में अगर आपका आ जाता है समाज के उन समूहों की तरफ जिस पे सरकार योजनाएं बना रही है, जैसे जो ट्रांसजेंडर आपका ग्रुप है, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स नहीं होते, वो भी हमारे इंडिया के हैं, वो भी, उनको भी नेशनलिटी है, उनको भी गवर्नमेंट जो स्कीम है उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो आप इसका उपयोग अपने कोटेशन में, अपने मेंस के आंसर में भी कर सकते हैं। ये आपको आंसर में एक अच्छा एज प्रोवाइड कराएगा, आपके नंबर 1-2 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया। स्माइल योजना 2 समूह, यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय, भीख मांगने जो कार्य में जो संलग्न लोग हैं उनके लिए समूह है, बेसिकली उनके लिए है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी ये चीज़ समझ में आ गया। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अटल सुरंग। ये न्यूज़ में था काफ़ी देर तक। अटल सुरंग क्या है? ये विश्व की ना सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो अटल सुरंग है ना, वो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अब ये भी देख लें कि इसको कब, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लें। 9 फरवरी 2022 को, पहले तो मैं इसे जूम करती हूँ, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब ठीक है, चलिए। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। कौन से रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को शामिल किया गया। अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या क्या मतलब वो शामिल किया गया, उसके बारे में क्या लिखा गया है, ये भी हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को 10,000 फीट एंड 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल सुरंग, इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रमाणित किया है। ठीक है, इस सुरंग का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? BRO, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा हुआ है। इसकी लंबाई की बात कर ले तो 9.02 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। कौन सी जगह पे? रोहतांग में। कहाँ पे? रोहतांग में। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। कौन से दर्रे से गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहली बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रखती है। ठीक है, यह कौन सी घाटी को जोड़े रखती है? मनाली को, जो मनाली है हिमाचल प्रदेश का एक शहर है मनाली, उसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। ठीक है, जो बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, पहले रहती थी, लेकिन इसके निर्माण से अब वो नहीं अलग थलग रहती, वो उसको जोड़ के रखती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, ये विश्व की पहली टनल है ना जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है। ठीक है, कौन सी कनेक्टिविटी है? 4G कनेक्टिविटी है। विश्व की पहली टनल है जिसमें ये सुविधा मिली है। और
यह सुरंग सामरिक तौर पर भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आई है। यानी कि जो पहले जाने पे और लंबा पड़ता था रास्ता, वो इस नहर के निर्माण से, इस टनल के निर्माण से इसमें 46 किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है, ये हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। हमने ये देखा, पहले क्या देखा कि 9 फरवरी 2022 को कोटा सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसके बारे में क्या लिखा गया कि ये 10,000 फीट और 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है, किसके द्वारा निर्माण किया गया? BRO यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा निर्माण किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य ये जो लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती थी मनाली को, जो पहले व्यापारिक वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, लेकिन इसके निर्माण से वो अलग थलग नहीं रहती है। और इसका सबसे जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदे वाला काम हुआ वो ये हुआ है कि जो लेह, मनाली से लेह तक का जो रास्ता है ना, जो पहले और भी ज़्यादा दूरी लगता था, उसमें इसके निर्माण से ना 46 किलोमीटर की कमी आई है। पहला इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसका पहला जो बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट इसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने इस वीक के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, यह 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतन एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो किसकी प्रतिमा है? संत श्री रामानुजाचार्य की। गॉट इट। यह प्रतिमा हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। कौन से आश्रम में? त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया था। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी का नाम दिया गया है। ठीक है, इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजापत्तम तथा त्रिदंडम शामिल है। 4 चीज शामिल है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या है? भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा 5 धातु से मिलकर बना है। वो जो 5 धातु है कौन कौन से? सोना है, चांदी है, मतलब स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। ठीक है, बाकी इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है वो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर 108 दिव्यम दशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वैसे, इसलिए है, अभी है ये चीज़ बना है तो ये आ सकता है, इसलिए हाँ निर्माण किया गया है। इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो इतनी बड़ी मूर्ति है ना, इसको चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में भेजकर यहाँ भारत भेजा था। पहले उन्होंने 1600 टुकड़े कर करके इस पूरी प्रतिमा को भेजा और भारत में इन्हीं टुकड़े को असेंबल करके, यानी कि इन्हीं टुकड़े को जोड़ जोड़ के पूरी प्रतिमा तैयार की गई है। ठीक है, इतनी बड़ी प्रतिमा उतनी दूर से तो आ नहीं जाएगी। इसके जो टुकड़े हुए थे ना, 1600 टुकड़े में से भारत भेजा गया था। अगर बात कर ले हम इसकी, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, कौन सी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है? अगर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हम बात करते हैं, बैठी हुई मुद्रा, सिटिंग पोस्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, अगर दूसरी ये है तो पहले की भी हम बात करेंगे। तो पहली जो थाईलैंड में है ना, ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई मुद्रा, बैठी हुई सिटिंग पोस्चर में जो ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है थाईलैंड में है, वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। जो थाईलैंड की ऊंचाई है वो कितनी है? 302 फीट। गॉट इट। अब हम इतना तो जान गए, अब आगे भी देख लेते हैं कि आने वाले टाइम पे स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वारा में, जो राजस्थान के क्षेत्र नाथ द्वारा भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ भी ये हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। और जो ग्रेट ऑफ बुद्धा का जो आपका है वो 302 फीट है।
कि क्या बोलते हैं थाईलैंड में है, और अभी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वो है। लेकिन जब ये बन जाएगा ना आपके राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा, तो ये है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। और इसका नाम क्या है बताए? स्टैचू ऑफ बिलीफ। किसकी? भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा ये होगी। कहाँ बनेगी? राजस्थान के नाथ द्वारा में। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस की भी बात कर लेते हैं। 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। ठीक है, यह किसकी प्रतिमा है? यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 151 इंच है। यह 8 धातुओं से मिलकर बना है। कितने धातुओं से मिलकर बना है? यह 8 धातु में। इससे पहले हम जब डिस्कस किए थे वो कितने धातु से मिलकर बना था? 5 धातु से मिलकर बना था। ठीक है, जिसमें इसमें 8 धातु से मिलकर बना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है, जो हम मेटल की बात करें वो क्या? कॉपर है, तांबा। यह प्रतिभा पाली राजस्थान में जयपुर स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। अभी राजस्थान में विजय वल्लभ महाराज जो आपके 1870 से 1954 ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश को प्रसार का कार्य किया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। हमने पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जिक्र किया, जो अभी 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने से उसका उद्घाटन किया गया है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किया। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया। इसको हिंदी में इसका क्या नाम दिया गया है? तो समता मूर्ति का नाम दिया गया है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। फिर हमने पहले कितने धातु से मिलकर मूर्ति बनी? 5 धातु से मिलकर मूर्ति बनी है। फिर हमने देखा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा ये है, तो पहली कौन सी है? पहली हम थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा के बारे में पढ़े, उसकी ऊंचाई की बात करें। फिर जो हमने देखा जो अपकमिंग जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो प्रतिमा बन रही है, उसके बारे में हमने ध्यान दिया। फिर हमने देखा राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण अभी किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। फिर हमने स्टैचू ऑफ पीस के बारे में भी देखा। ठीक है, यहीं पे ये वाले पॉइंट समाप्त होती है। समाप्त क्या कहूँ, यहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। PDF नोट्स बनाते रहिए छोटे छोटे पॉइंट को, कि आप जब PDF पढ़े ना तो आपको ईजी हो। यहाँ से तो छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है उसको लिख लें, फिर जाके PDF पढ़ के फिर उसको बना ले। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पहले मैंने आपको पहले बताया है, इतने ज़्यादा PDF आपको पढ़ा तो जाएगा नहीं, आपके नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि कानपुर जो है, कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पे मेट्रो का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब वहाँ पे मेट्रो का शुभारंभ किया है तो वो भी देख लेते हैं। तो 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर 1 के प्राथमिक खंड का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? IIT कानपुर से लेके मोती झील तक। यह कितना किलोमीटर लंबा है? 9 किलोमीटर लंबा है। इसमें कितने मेट्रो स्टेशन? 9 मेट्रो स्टेशन है। अगर कानपुर मेट्रो रेल की परियोजना कुल लंबाई की बात करें ना तो ये 32.4 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता अंडरग्राउंड है। गॉट इट। इस परियोजना की 2 गलियारे हैं, कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 2। कॉरिडोर 1 जो है ना आपका IIT कानपुर से नौबस्ता तक है, और कॉरिडोर 2 की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक है। अगर परियोजना की पूर्ण होने की समय सीमा की बात करें तो ये 2024 यानी कि लगभग 5 वर्ष तक में ये पूर्ण हो जाएगा। और अगर इसकी किसकी एजेंसी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। गॉट इट। और प्राथमिक खंड IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशन को हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बीनापन की बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। ये भी एक स्कीम है, इसके भी देख लेते हैं। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कितनी किलोमीटर लंबी है, क्या है, कितना लागत आया है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। बीना यह मध्य प्रदेश में है, पनकी यह उत्तर प्रदेश में। बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश और पनकी उत्तर प्रदेश यानी बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन की परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इसका संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा।
यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी से पीओएल टर्मिनल तक विस्तृत है। और पीओएल की बात करें तो पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट, गॉट इट। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग 3.45 बिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। गॉट इट। इस पाइपलाइन के व्यास की बात करें तो 18 इंच है। इस परियोजना कुल लागत की बात करें तो 1524 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश ने इसमें 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी। 5 जिलों को आच्छादित करेगी। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने जिलों को आच्छादित करेगी? तो 2 जिले, यथा सागर एवं टीकमगढ़। कौन कौन से? सागर एवं टीकमगढ़ इस परियोजना के द्वारा लाभान्वित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती होगी। आपको ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बाकी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, जो नई रिपोर्ट आई है हेल्थ स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया का, इसका 4था संस्करण भी जारी किया गया है। बाकी देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, मार्कर ही काम नहीं करता। चलिए, 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत यानी हेल्थ स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का 4था संस्करण 2019-20 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में क्या है? यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? 2 लोग हैं इसमें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के परामर्श से, ये 3 लोग यानी रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारत सरकार के परामर्श से, उनकी सलाह मशवरा से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। गॉट इट। इस रिपोर्ट के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन द्वारा समग्र प्रदर्शन, जो भी अभी चल रहा है, के आधार पर रैंक प्रदान की गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष 2018-19, संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करते हैं, यानी कोविड-19 से पहले क्या था हेल्थ का, उसके बारे में ये है। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतकों पर आधारित है, 24 इंडिकेटर्स पे ये आधारित है। बाकी देखते हैं। संदर्भ वर्ष रेफरेंस ईयर जो 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रम से केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। जो सबसे ऊपर के राज्य हैं वो कौन कौन से? बड़े राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार 4थी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया। केरल तो आई आगे, ठीक है। तो उसको केरल सबसे ज़्यादा 4थी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है केरल को। जो शीर्ष 5 राज्य है ना, उनका ये टेबल है, ये देख लेते हैं। रैंक 1 पे मैंने बताया केरल है, स्कोर कितना है? 82.20। रैंक 2 पे आपका तमिलनाडु, स्कोर कितना? 72.42। तेलंगाना की बात करें, रैंक 3 आपका तेलंगाना का 69.96। आंध्र प्रदेश आपका 4 पे 69.95 और 5 की बात करें तो महाराष्ट्र 69.414। ये सारे जो साउथ के हैं, ज़्यादातर जो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ साउथ के स्टेट हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हैं, ठीक है। अब वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश, स्कोर 30.57 को प्राप्त हुआ, जबकि 31वें स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर है, ठीक है। ये निचला स्थान है उत्तर प्रदेश और बिहार को, ठीक है। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक विदेशी प्रदर्शन आदर्श वर्ष से संदर्भ वर्ष की दृष्टि से क्रम से शीर्ष 3 राज्य हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। जो हिमाचल प्रदेश में भी जल विद्युत परियोजनाएं सभी का लोकार्पण उनका शिलान्यास किया गया, उसका उद्घाटन हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं। उसका ये है कि 27 दिसंबर 2021 को ये भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। ठीक है, इसकी निम्नलिखित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, रेणुका जी बांध परियोजना। दूसरा, लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। तीसरा, धौला से जल विद्युत परियोजना। चौथा, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। और पांचवा, सुन्नी बांध विद्युत परियोजना। ये मेन परियोजनाएं इसकी हैं। रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में हम देख लेते हैं। यह परियोजना जो है ना सिरमौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरि नदी पे बनाया जा रहा है। अगर जिले की बात करें कहाँ स्थित है तो कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रेणुका जी बांध है ना गिरि नदी पे बनाया जा रहा है। गिरि किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यह कितनी क्षमता वाला है? 40 मेगावाट की क्षमता है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है किस स्टेट को होगा इस परियोजना से? तो दिल्ली को होगा। उसे प्रतिवर्ष लगभग 550 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गॉट इट। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हाथनीकुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो आपका क्षेत्र है उनको प्रदान किया जाएगा। जो रेणुका जी बांध की परियोजना है इसको जो 3 राज्य है ना जिसको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा वो है, पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका हरियाणा और तीसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यहाँ पे जल संकट की समस्या अधिक है और यहाँ पे इसकी ही आपूर्ति के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी देख लेते हैं। जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। तो दिल्ली को कौन से बैराज के माध्यम से? वजीराबाद। और अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो ओखला बैराज के माध्यम से। ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि रेणुका जी जो बांध परियोजना है इसके कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय एवं 6 राज्यों संघ शासित प्रदेशों यथा जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। गॉट इट। तो जल शक्ति मंत्रालय एवं 6 राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं कुछ, उनके मध्य ये समझौता हुआ था। 6 राज्य कौन कौन से मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। ये 6 राज्य के बीच ये योजना या समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ये डील हुई थी। ज्ञातव्य है कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। आगे बात समझ में। रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली। हमने कहा 5 परियोजना है तो अभी 4 को और देखेंगे। तो दूसरा जो है आपका लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। हाँ, तो हम देख रहे थे कि लोहरी चरण जल विद्युत परियोजना ये किसकी परियोजना है? यह एक रन ऑफ द रिवर यानी ROR की परियोजना है। यह कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। कुल्लू और शिमला जिले की स्थित है। ये किस नदी पे बनाया गया है? यह सतलुज नदी पे बनाया गया है। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। गॉट इट। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। इसका हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं धौला सिद्ध परियोजना। यह कहाँ है? यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जिले में स्थित है। यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे किस नदी पे बनाया जा रहा है? ब्यास नदी पे बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी है? 66 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष कितने मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा? 304 मिलियन विद्युत का उत्पादन होगा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट जो हम जो अपने 4th परियोजना की बात करें वह है सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अगर इस नदी की बात करें किस नदी में बनाई जा रही है तो पब्बर नदी में बनाई जा रही है। इसकी भी यमुना नदी ही सहायक है। इसकी क्षमता की बात करें तो 111 मेगावाट है।
इससे कितने बिजली का उत्पादन होगा? तो 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। गॉट इट। लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट जो परियोजना है आपकी सुन्नी बात जल विद्युत परियोजना है। इसके द्वारा क्या है, यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। आपको समझ में आ गया। हमने 5 योजनाओं को डिस्कस किया। हमने कौन कौन से लोहरी चरण, पहले तो हमने देखा रेणुका जी बांध परियोजना, फिर हमने देखा लोहरी चरण जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्धि जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना और लास्ट जो था सुन्नी बात जल विद्युत परियोजना। जो 5 परियोजनाएं हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें पहला जो परियोजना था वो रेणुका जी बांध जो परियोजना था वो पानी को लेकर था, वाटर का जो क्राइसिस हो रहा है, जल संकट को लेकर था। इसके द्वारा अपना दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो गया, वहाँ पे जल प्रोवाइड किया जाएगा, इसका वो उद्देश्य था। बाकी जो जल परियोजना की बात की है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुशासन सूचकांक 2021-22। इसको भी जारी किया गया है। इसका क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और क्या कह सकते हैं, पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। मैं बार बार बोल रही हूँ रिवीजन करें, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ कि विदाउट रिवीजन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी वी कैन नॉट डू क्लियर एनी एग्ज़ाम। ठीक है, बेसिकली ये मतलब था मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सुशासन सूचकांक जो भी किया गया है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार जब है ना 2019 में जारी किया गया था, 21 में दूसरी, पहली 19 में। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणी, अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। GGI 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विशिष्ट 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। ठीक है, और आगे की बात करें तो संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में, जो समूह ए का राज्य जो है ना वो गुजरात, और समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश एवं पूर्वोत्तर, ठीक है, एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। हमने बोला ना 4 भागों में इसको विभाजित किया गया, पहले राज्य ए, समूह बी और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसमें जो पहला जो मिला है उसमें ए में आपको गुजरात में मिला है, और बी समूह की बात करें उसमें मध्य प्रदेश रहा है, और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली जो है ना शीर्ष स्थान पर है, अगर हम सुशासन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। इन्हें 10 क्षेत्रों के आधार पर इसका वो किया जाता है। पहला कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। दूसरा वाणिज्य एवं उद्योग। तीसरा मानव संसाधन विकास। चौथा सार्वजनिक स्वास्थ्य। पांचवा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता। छठा आर्थिक शासन। सातवां सामाजिक कल्याण एवं विकास। आठवां न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा। और नौवां पर्यावरण, और 10वां नागरिक केंद्रीय शासन। ये 10 के आधार पर इसको लागू किया गया था, इसको निकाला जाता है। पहला तो आपका 2019 में इसको निकाला गया था सूचकांक को, और फिर इसका दूसरा जो प्रकाशन है अभी 2021 में निकाला गया है। संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है, समूह बी में अपना उत्तर प्रदेश आता है, उसमें 8 राज्य हैं, कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश आपके 5वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। ये भी एक इम्पॉर्टेंट था, महिलाओं के खिलाफ नहीं, महिलाओं के लिए था ये। उनके विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि कर दी गई है। पहले 18 वर्ष होता था, अभी देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 को
संशोधन की मंजूरी दे दी है। जो बाल विवाह अधिनियम था 2006 में, उसमें संशोधन कर दिया गया है, उसको मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि। पहले जो थी लड़कियों की जो मैरिज का था कि उनको न्यूनतम मिनिमम 18 ईयर्स उनका होना चाहिए, बट अभी ये 21 ईयर्स हो गया। 21 साल की वृद्धि हो गई है। 3 साल की वृद्धि हुई है, 21 साल की नहीं, 18 पहले 3 अभी होगी 21। मतलब मिनिमम अगर किसी लड़की को शादी होनी है तो उसको कानूनी तौर पे उसको 21 वर्ष का होना ज़रूरी है। 21 वर्ष से पहले आप उसको शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानून के खिलाफ है और आपके तरफ इसके लिए एक अगेंस्ट इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिला और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। पहले ये था कि लड़कियों का 18 था, लड़कों का 21 था, बट अभी क्या हो गया, दोनों का 21 हो गया। लड़की भी 21 की होगी, लड़का भी 21 का होगा बराबर। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। अभी ये चालू हुई है, जैसे ही इस पे हो जाता है इसका आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं मतलब कि हाँ जी भेजते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। हमने आज बहुत सारी परियोजनाएं की बात की है, अब सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में से एक है, इसका भी बात कर लेते हैं। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अतिशय हिस्से जो सरप्लस वाटर बच जाता है उसका सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया है। गॉट इट। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस परियोजना का उद्देश्य जो है क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों जैसे घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा तथा रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है, इसका इंटरलिंक किया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों में या चरण 1 पूर्व AIBP, चरण 2 AIBP तथा चरण 3 PMKSY NP में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2012 में इसे भी नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में घोषित कर दिया गया था। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शामिल है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भाऊनी बांध परियोजना, माचगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांध और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। कितनी? 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा, पीने का पानी भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह परियोजना जो है ना, जो भी हम देख रहे थे सरयू नहर परियोजना की बात कर रहे थे कि यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज लाभान्वित होंगे। गॉट इट। ये था। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, झांसी में भी जो परियोजनाएं अभी हुई हैं उसका क्या उद्देश्य है। झांसी में उद्घाटित परियोजना है वो 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इसमें 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के उद्घाटन किया गया। इसके निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत आया है। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया है। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। गॉट इट। आई थिंक वीडियो लंबी बन रही है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी जो नेशनल इवेंट्स हुए लास्ट 1 ईयर में, किस किस पॉइंट को हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया।
तो हम देखते हैं। आज हमने स्माइल योजना से शुरू किया था। स्माइल योजना क्या था? स्माइल योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 2 समूह, आपके जो ट्रांसजेंडर समूह है, जो भीख मांगने वाला समूह, इनके लिए ये योजना बेसिकली है, ठीक है। फिर इसका पूर्ण रूप हमने देखा था कि इसका पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। ये देखा। फिर हम देखा अटल सुरंग, जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा कि वर्ल्ड ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, कितना ऊंचा है, किसकी लंबाई कितनी है, इसका फ़ायदा क्या है। इसमें मैंने बताया, इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि जो मनाली से लेह तक की दूरी थी वो 46 किलोमीटर की कमी आ गई, ठीक है। इसमें 4G कनेक्टिविटी दी गई है, 4G कनेक्टिविटी दी गई है। और जो पहले मनाली और लाहौल स्पीति जो घाटी थी ना, वो अलग अलग रहती थी, जैसे बर्फबारी होती थी वो अलग हो जाती थी, लेकिन इस टनल का जैसे निर्माण हुआ ना, इसको जोड़ के रखती है, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ें सही लगी। और इसका निर्माण की बात करती हूँ तो सीमा सड़क संगठन यानी BRA द्वारा इसका किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हमने डिस्कस किया कि किसकी प्रतिमा है, तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसके किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किस समारोह के दौरान किया गया था? रामानुजाचार्य की मूर्ति है, तो ऑब्वियस बात है कि रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह इसके दौरान किया गया है। कितनी मेटल इसमें है? इस मूर्ति में तो 5 मेटल है। सबसे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये जो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा लगा वो ये था कि जो चीन स्थित एरोसन कॉर्पोरेशन है ना, इसको 1600 टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे टुकड़े क्या ही होंगे, इतनी बड़ी मूर्ति है तो 1600 टुकड़े इसके हुए, तब इसे भारत भेजा गया। और भारत में इन टुकड़ों को ना ऐसे जोड़ के फिर ऐसे मूर्ति बनी है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी ऊंची मूर्ति है। तो अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? तो हमने पहले ये भी देखा कि थाईलैंड स्थित जो ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई मूर्ति है। हाँ, बट ये बात ध्यान में रखिएगा, जो दूसरी बैठी हुई यानी सिटिंग पोस्चर में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। पहली कौन सी? थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है। फिर हमने स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात की, जो अभी अपकमिंग, अभी ये बना नहीं है, बन रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये अगर ये बन जाता है ना, तो यह विश्व की सबसे ऊंची लंबी मूर्ति बन जाएगी। यह कौन है? ये शिव जी की प्रतिमा है। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ है। फिर हमने स्टैचू ऑफ पीस पे भी देखा। हमने फिर इस तरीके से जो भी थे स्टैचू से रिलेटेड हमने सारे वो चीज़ों को डिस्कस किया, समझा। फिर हमने देखा कि कानपुर में ना मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ है। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। फिर हमने देखा किसके द्वारा वो हुआ है, तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2। और ये जो था ना, ये कॉरिडोर 1 का उद्घाटन किया गया था। यह 9 किलोमीटर लंबा है, 9 मेट्रो स्टेशन है। यह आपका IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक, इसका जो पहला है वो IIT कानपुर से मोती झील तक की मेट्रो रेल चली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। फिर हमारा था नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा, बीनापन की बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना। ये हमने देखा इसे BPCL द्वारा लागू किया गया है। बीना यानी ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश यानी पनकी का क्षेत्र है। मतलब बीना यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पनकी यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। सॉरी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसके किया गया है, इसकी परियोजना शुरू की गई है। ये मतलब मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये जोड़ती है, लाइन जाती है, पाइपलाइन जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखा उत्तर प्रदेश में इसके 5 जिलों के ये आच्छादित करती है, और मध्य प्रदेश में 2 जिलों को आच्छादित करती है। बाकी ये सारी चीज़ें हम देखें। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, जो हमारा ना स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट अभी आया है, हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। उसमें देखा हमने कि साउथ के 5 स्टेट जो हैं वो शीर्ष पे रहे हैं। 5वें में अपना केरल पहले पे है, एज यूजल वो हर चीज़ में, केरल लिटरेचर भी वहाँ पे अच्छा है, एजुकेशन रेट भी वहाँ पे अच्छा है। तो केरल फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे आपका तमिलनाडु रहा है, थर्ड पे आपका तेलंगाना रहा है, फोर्थ पे आपका आंध्र प्रदेश रहा है, 5 पे आपका महाराष्ट्र रहा है। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की तो सबसे नीचे में ये रहा है, यानी कि अंतिम स्थान 19वां उत्तर प्रदेश का है। और जबकि 31वां स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पे, सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रतिशत में आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने ये देखा ना कि हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। 5 मेनली लॉन्च की गई, 5 में से एक तो पानी के लिए मैंने बोला कि ये जो जल संकट को देख के जल सरकार जो जल शक्ति मंत्रालय है और जो 6 राज्य थे उनके द्वारा इनका समझौता हस्ताक्षर हुआ था, ये वो है। इसे गिरि नदी के पर बनाया गया है। इसकी सहायक नदी यमुना है। ये 40 मेगावाट परियोजना की क्षमता है। इससे इसका फ़ायदा क्या हुआ?
दिल्ली में जो जल संकट है ना, सबसे ज़्यादा फायदा इसको दिल्ली के लोगों को हुआ इस योजना की शुरुआत से, सबसे ज़्यादा फायदा दिल्ली के लोगों को हुआ। उसके बाद ये अरे क्या बोलते हैं आपका राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबको यहाँ से अब इसके माध्यम से आपको जल की प्राप्ति होगी। बाकी फिर हमने लोहरीचर जल विद्युत परियोजना देखा, धौला सिद्धि परियोजना देखा, सावड़ू जल विद्युत परियोजना देखा, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना देखा। इन सारों का ना विद्युत उत्पादन के लिए इसकी योजना की शुरुआत की गई है। उसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सुशासन सूचकांक 2021-22। फिर ये हमने देखा इसमें 4 समूहों में पूरे देश को बांट दिया गया। 4 में पहला आपका राज्य समूह ए हो गया, राज्य समूह बी हो गया, और तीसरा आपका उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य जो हो गया वो हो गया, और चौथा आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इसमें राज्य समूह ए में जो है वो कौन है आपका गुजरात आ गया है, बी में मध्य प्रदेश था, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली शीर्ष स्थान पे है। इस सूचकांक को किसके आधार पर निकाला जाता है, तो 10 जो मेन है उसके आधार पर निकाला जाता है। 10 में आपके क्या है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, वाणिज्य एवं उद्योग है, मानव संसाधन विकास है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जन सुविधा उपयोगिता है, आर्थिक शासन है, सामाजिक कल्याण एवं विकास है, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा है, पर्यावरण है, नागरिक केंद्रित शासन है। इसके आधार पर निकाला गया। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये समूह बी के ना कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। गॉट इट। ये चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो तो ये था कि महिलाओं की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी, बाल विवाह अधिनियम के द्वारा 2006 में संशोधन की मंजूरी दी गई है। अभी ये कानून नहीं बना है, अभी ये चल रहा है। राज्यसभा में इसको कर दिया गया था पारित, लेकिन लोकसभा में हुआ नहीं, तो स्थायी समिति पे गया हुआ है अभी। तो इसमें क्या था ना कि पहले जो लड़कियों की उम्र थी विवाह की वो 18 साल थी, और लड़कों की क्या थी 21 साल थी। लेकिन इसे संशोधन करके ये हुआ कि लड़के लड़की दोनों की उम्र भाई ना 21 साल ही होनी चाहिए, और इस पे ही चल रहा है। तो ये एक न्यूज़ ये आया था जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ये भी जल संकट को ध्यान में देखते हुए, जो किसानों को ध्यान में देखते हुए, सिंचाई के लिए उन्हें इतनी दिक्कत हो रही है, कृषि को ध्यान में रखते इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर, वहाँ से इसका उद्घाटन किया गया था। इसका ये था ना कि जो घाघरा नदी है ना उसकी जो सरप्लस वाटर है, जो भी अधिक वाटर है जो बच जाते हैं उनको सिंचाई हेतु इसका प्रयोग करना है। ठीक है, जो सरप्लस वाटर जो इधर उधर चले जाते हैं उसको किसानों को प्रोवाइड कराएंगे, वो किसी में उसका करेंगे उपयोग, और इससे ऑब्वियस पता है किसानों को फ़ायदा होगा। इसके लिए किया गया था। तो फिर ये था, इसमें 5 नदी की बात कर लें तो आपकी घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा तथा रोहिणी है, ये चारों को जोड़ दिया गया है। ठीक, हमने ये सारी डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें डिस्कस की, कौन कौन से ज़िले से प्रभावित होंगे। तो आपका बहराइच था, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज था। फिर हमने महोबा में देखा, फिर हमने झांसी में देखा, जो भी परियोजना बन रही थी हमने सब देखा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आपके लिए रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ठीक है, इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी हम फिर कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज़ के साथ। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले पहले मैं कंप्लीट करा दूँ, मेरी पूरी कोशिश है। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।